Welcome students, this is my second class. As I told you in the first class, today we are on topic number 1 basically, and that topic is French Revolution and idea of the nation. Before going into the details of the chapter, I have briefly put different aspects which I am going to take up. Some of the things which I left in the first class, I will be covering those as well, and plus coming to the main part of the topic. So just let me go through the details first. पहले आपको कैसे ये हम बताएंगे इसके बारे में आपको बताने दीजिए, तो फिर थोड़ा डिटेल में जाएंगे. हमने यहाँ लिखा है ओवरव्यू, उसका 3 पार्ट है. पहला अभी तक चर्चा हम लोगों ने नहीं किया. It is about periodization of history, basically world history. दूसरा है जो टेक्स्ट बुक है आपका, उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसमें 2 चीज़ नोटेबल है. क्वेश्चन भी उस पर आता है. पहले बॉक्स से तो क्वेश्चन नहीं आता था, अब क्वेश्चन भी उस पर आता है. 2 चीज़ है. एक है इट इज़ अबाउट फ्रेंच आर्टिस्ट हु क्रिएटेड ए सीरीज ऑफ प्रिंट्स, और दूसरा है अबाउट फ्रेंच फिलोसफर हु गेव अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशन. एक तो एक फ्रांस के कलाकार के बारे में है जिनका नाम फ्रेडरिक सिरॉ है. 1848 में इन्होंने बहुत सारे प्रिंट्स, मतलब पेंटिंग्स इन्होंने क्रिएट किए, और उस पेंटिंग में क्या है इस पे हम लोग जाएंगे. दूसरा है फ्रेंच फिलोसफर, पूरा नाम इनका अर्नेस्ट रेनन है, जिसने एक नया कंसेप्ट नेशन कर दिया जो अभी तक हम लोग पढ़े थे उससे थोड़ा डिफरेंट. बॉक्स में है लेकिन हम लोग उसको देखेंगे. उसके बाद ये तीसरा जो हमने लिखा है ओवरव्यू में, वो अबाउट द मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक. अब मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक है क्या, तो इसमें फ्रांस में जो क्रांति हुई, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हाउ इट हैपेंड इन फ्रांस, व्हाट मेजर फैक्टर्स वे इन्वॉल्व देयर, जो डिटेल में हम लोग फिर उस पर जाएंगे. और दूसरा है एक मैप दिया हुआ है आपका, आपकी किताब में. वो मैप 1815 का है, वो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद का मैप. अब 1815 इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि नेपोलियन को डिफीट करने के बाद जितने भी वहाँ पर जो कंजर्वेटिव रूलर्स थे, जो पहले के राजा लोग थे बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज़ के, उन लोगों ने मिलकर एक नया ट्रीटी किया कि कैसे ये पुरानी व्यवस्था उन लोगों की चलती रहे. तो ये यहाँ पर डिटेल इसका नहीं है, लेकिन मैप दिया हुआ, तो मैप को आप देख लीजिएगा. यही 3 चीज़ है. अब हम लोग 2 चीज़ को यहाँ देख रहे हैं शॉर्ट में, और शायद यही सफिशिएंट भी हो जाएगा आपको समझने के लिए और लिखने के लिए भी. एक वो जो आर्टिस्ट का नाम हम लोगों ने लिया फ्रेंच सिरॉ, उसका जो प्रिंट में जो उसने सब्जेक्ट मैटर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ हिज इमेजिनेशन, जो प्रिंट का सब्जेक्ट मैटर था, जो थीम था,
वो थीम एक्चुअली क्या था कि 1848 में उसने कल्पना की कि कैसे वर्ल्ड जो है होना चाहिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स से बना हुआ। अब 1848 जो ईयर है वो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उस इमेजिनेशन को उसने उस प्रिंटिंग में दर्शाया। एक प्रिंट आपका दिया हुआ भी है किताब में। उसमें अभी इसको डिटेल में हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर। उसमें 1, 2, 3 and 4 there are 4 aspects। उस पेंटिंग को अगर आप एनालाइज कीजिए, उसको आप समझने का कोशिश कीजिए, तो उसमें 4 चीज़ें सॉरी। और ये 4 चीज़ को दर्शाया गया है जो हेवन में क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स अर्थ को देख रहे हैं। नंबर 1, अर्थ पे क्या देखा जा रहा है? तो देखा जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका के लोग, यहाँ पीपुल्स हमने लिखा है, पीपुल्स एक्चुअली प्लूरल में जब आप लिखते हैं तो इट मीन्स नेशन इन मेकिंग, जिसमें इथनिक, कल्चरल या लिंग्विस्टिक रूप से लोग अपने आप को अलग समझते हैं या समझना शुरू कर दिए। तो दूसरा एस्पेक्ट था, पृथ्वी पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दिखाया गया जो अमेरिका में है। अब इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी में एक्चुअली 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक, उसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। एक है टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट उनके हाथ में, और दूसरे हाथ में है द चार्टर ऑफ द राइट्स। और टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट क्या है? इनलाइटमेंट एक वर्ड है जिसका मीनिंग हिंदी में इसको प्रबोधन कहते हैं। साइंस, विज्ञान, तर्क के आधार पर जो नॉलेज बेस्ड है, फेथ के आधार पे नहीं, रिलीजन के आधार पे नहीं, ट्रेडिशन के आधार पे नहीं, उसी नॉलेज को इनलाइटमेंट कहते हैं। ये एक्चुअली रेफर करता है, इतिहास में एक पीरियड हुआ था 18th सेंचुरी में जिसको एज ऑफ रीजन कहते हैं। उस समय के जो साइंटिस्ट थे, उस समय के जो थिंकर्स थे, वो इसको एम्फसाइज कर रहे थे। उसके पहले रिलीजन और फेथ ये इम्पोर्टेंट था लोगों के वर्ल्ड व्यू को बनाने में, लोगों के सोच में, लोगों के नॉलेज में। और तीसरा बात जो मैं पहले ही चर्चा कर दिया वो था कि उसमें दिखाया गया है कि एक लंबी कतार है, देयर इज़ अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका हु आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वंस दिस हैज़ बीन क्रॉस्ड, इट actually means that they have already become nation states। तो 1848 तक एक्चुअली यूएसए और स्विट्जरलैंड ये नेशन स्टेट बन चुके थे, जो आप लोग जानते हैं। यूएसए के बारे में तो डेफिनेटली जानते हैं। उसके बाद फ्रांस बहुत करीब या पहुंच ही गया था 1848 में नेशन स्टेट बनने के कगार पे। उसके बाद जर्मनी ये उससे पीछे है। तो जर्मनी तो यहाँ हमने लिख दिया, लेकिन उस समय का जो जर्मनी है वो
कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। देयर वर सो मेनी जर्मन स्टेट्स, बहुत सारे छोटे बड़े स्टेट्स थे। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था उसको पर्शिया कहते हैं। अब लिखा हुआ है प्रशा, प्रोनाउंसिएशन उसका प्रशा है, लेकिन लोग पर्शिया बोलते हैं। पर्शिया डिफरेंट कंट्री है जो पुराने ईरान को रेफर करता है। ये एक्चुअली प्रशा, इसको प्रशा कहें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ऑस्ट्रिया नंबर 5। उसके बाद द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, हो सकता है ये नाम आपने पहली बार सुना हो। ये एक्चुअली इटली का पार्ट था। इटली के यूनिफिकेशन के पहले या इटली के नेशन स्टेट बनने के पहले इम्पॉर्टेंट इटली का एक हिस्सा था। ये भी इटली को नेशन स्टेट बनाने में इसका भी रोल है, या ये भी उसका पार्ट था इटली का, यूनाइटेड इटली का। उसके बाद लोम्बार्डी भी इटली का ही जगह है, इसीलिए हमने यहाँ पे आपको लोम्बार्डी और टू सिसिलीज के नीचे इटली लिख दिया है। तो ये नंबर 6, नंबर 7 लोम्बार्डी, नंबर 8 पोलैंड, नंबर 9 इंग्लैंड, नंबर 10 आयरलैंड, नंबर 11 हंगरी, एंड फाइनली जो किताब में जब तक का दिया हुआ है वो रशिया नंबर 12। तो हेवन में जो क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स हैं, दे आर लुकिंग ऑन द अर्थ, they are seeing the peoples of the Europe and America, they are moving towards the Statue of Liberty. It means they are going to become sooner or later democratic republics and nation states. और अर्थ के सामने प्रिंट में जो सामने का जो पोर्शन है, अब ये सब जो हो रहा है मूवमेंट टुवर्ड्स बिकमिंग अ नेशन स्टेट्स, ये तभी हो रहा है जब जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस था, जो डेस्पोटिक पावर्स जो पहले किंग हुआ करते थे, उनको उनकी संरचना जिस व्यवस्था पर बनी हुई थी, उस व्यवस्था का जो सिंबल्स था उसका रिमेन्स, अवशेष दिखाया गया। मतलब देयर इज नो लॉन्गर एब्सोल्यूट किंग्स, particularly in Western Europe, and despotic kings, उसको despotic kings भी कह सकते हैं, और उससे जुड़ा हुआ जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो ये फोरग्राउंड में दिखाया गया। तो एक हेवन्स में कौन है, वो क्या देख रहे हैं, तो हेवन्स में जो क्राइस्ट सेंट्स और एंजल्स हैं वो लोगों के बीच में फ्रैटर्निटी, ये देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। दे आर ग्रेसिंग पीपल्स ऑफ द यूरोप एंड अमेरिका। उन लोगों में एक भाईचारा, एकता के आधार पे जो नेशन स्टेट हो रहा है उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद अर्थ पर वही लंबी कतारों को दिखाया गया है, जिसमें उनका झंडा भी है। झंडे का नाम किताब में आपका दिया हुआ है, सभी देशों का, 12 देश वहाँ है। एंड इन द फोरग्राउंड जो सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिज्म है या एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस है उसको दिखाया गया। ये आपका इसका हम लोग विश्लेषण कर लिए, इसको हम लोग समझ लिए।
उसके बाद ये दूसरा जो है अर्नेस्ट का जो कंसेप्ट है नेशन का, जो हम लोग पहले पढ़े थे, उसमें बेसिकली क्या था, नेशन ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर कर रहा है जिसमें एक कॉमन आइडेंटिटी हो और ये आइडेंटिटी बेस्ड हो डिफरेंट सोर्सेज पर। और डिफरेंट सोर्सेज मतलब उसका रिलीजन हो सकता है एक हो उस आधार पे, उसका कल्चर एक हो उस आधार पे, उसका लैंग्वेज एक हो उस आधार पे, उसका ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी अलग हो एक हो उस आधार पे, उसका हिस्ट्री एक हो उस आधार पे, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के आधार पे, या फिर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के आधार पे। तो इन आधारों में से कुछ आधार, कुछ बेसिस जो हैं उसके ऊपर अगर लोग अपने आप को यूनाइटेड एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, नेशन का जो कंसेप्ट है, वी आर वन एंड वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वी आर इंडियंस एंड वी आर डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज, अमेरिकन्स, रशियंस, ये नेशन का कंसेप्ट। तो इन्होंने ये एक बड़ा फेमस है इनका लेक्चर अर्नेस्ट रेनन का 1882 में, जिसमें उन्होंने इस टॉपिक पर व्हाट इज ए नेशन उस पर चर्चा की। उस चर्चा का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रीडिंग है, बॉक्स में जाइएगा तो थोड़ा आप अपने से पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपको होगा। हम उसको सिंप्लीफाई किए, या व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एक्चुअली वो हमने यहाँ रखा है। पहला काम उसने क्या किया, जो नेशन का पहले का जो कल्पना था या आइडिया था उसको क्रिटिसाइज़ किया और एक नया टर्म उसने दिया कि नेशन बना हुआ है सोशल कैपिटल के ऊपर। अब सोशल कैपिटल एक्चुअली है क्या, वो हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा जाएंगे तो उस पर आएंगे। उसके बाद दूसरा जो है उसने नेशन के एसेंशियल कंडीशंस को दिया, जिसमें उसने बताया कि कॉमन ग्लोरीज है होना चाहिए, कॉमन विल होना चाहिए, कॉमन विश होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ही इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट पास्ट, प्रेजेंट, एंड फ्यूचर। ये पास्ट की भी बात कर रहे हैं, ये विल की बात करके प्रेजेंट की भी बात कर रहे हैं, और जो हम लोग इतिहास को पास्ट से ज़्यादा जोड़ते हैं उसकी भी बात ये कर रहे हैं। तो इसको सिंपल वे में समझा जाए, पास्ट ग्लोरी, प्रेजेंट में विल अच्छा करने का, और भविष्य में इच्छा अच्छा करने का। तो ये एक एसेंशियल कंडीशन दिया हुआ। और ये बताइए, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नेशन क्यों। बड़ा अच्छा इन्होंने दिया कि नेशन इसीलिए कि हमको लिबर्टी चाहिए, और ये लिबर्टी जो है वो खो जाएगा, वुड बी लॉस्ट इफ ओनली वन लॉ, देयर इज ओनली वन लॉ एंड देयर इज ओनली वन मास्टर। पूरा दुनिया अगर एक ही कानून से चले, पूरा ये डाइवर्स वर्ल्ड एक ही कानून से चले, या बड़े बड़े पार्ट्स में एक ही कानून चले,
और उसका चलाने वाला एक हो, तो इससे जो लोगों की लिबर्टी है उसका लॉस होगा। ये हमने आपको ओवरऑल व्यू जो पीछे का बात था वो प्लस आज का ये दिया है। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, अब यहाँ जो लिखा हुआ है मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक, ये मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक क्या है? ये मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक है जो पहले भी चर्चा किए, फ्रांस में कैसे नेशन स्टेट आया, फ्रांस में कैसे नेशन स्टेट आया, और फ्रांस से आउटसाइड फ्रांस ये कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट कैसे फैला। दो चीज़ है इसका जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। Screenshot. Time. This is the second part of my second class. In the first part we had already considered different things which I am going to present you. In this part I will be talking about periodization, and then the main part of the chapter or topic, that is French Revolution and idea of nation. Regarding periodization, I have simply to say this, that in world context, when we talk about modern age or modern period, it actually refers to a period after 1500. Between 500 and 1500, we refer to it as Middle Age or medieval period. And period after 1500, it is called modern age. इतिहास में जो यूरोप में या वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में जब हम इतिहास को तीन भाग में बांटते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तो उसमें 500 से या कहीं 600 भी लिखा हुआ, उसके पहले का जो घटना है उसको एंशिएंट मानते हैं, और 500 से 1500 के बीच का जो घटना है उसको हम लोग मिडिल एज या मध्यकालीन युग मानते हैं, और 1500 के बाद जो पीरियड है वो एक्चुअली मॉडर्न एज को रेफ़र करता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोग चूँकि यूरोप के डेवलपमेंट से पीछे हैं, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ये थोड़ा सा बाद में हमारे यहाँ मॉडर्न एज शुरू होता है। ये 1700 के बाद, यस 17th सेंचुरी एडी आप रफली मान लीजिए, या नेपोलियन औरंगजेब का जो डेथ हुआ 1707 एडी, उसके बाद से जो पीरियड है उसको हम लोग मॉडर्न पीरियड में कंसीडर करते हैं मोटा मोटी। अब आइए, दिस इज़ अबाउट द चैप्टर। अभी दिस इज़ वेरी सिंपल चैप्टर, बहुत सरल चैप्टर है। आगे आपको इतना सरल नहीं मिलेगा, आगे और बातें डिफ़िकल्ट होती जाएंगी, लेकिन इसमें है दो चीज़। पहला, फ्रांस में जो चेंजेस हुआ, फ्रांस में नेशन स्टेट कैसे बना, और दूसरा फ्रांस के बाहर नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो कैसे स्प्रेड किया। यहाँ पर हमने लिखा भी है, आई हैव रिटन इट, what actually happened in France is two things, broadly speaking. One, transfer of sovereignty, and second is the various steps
7 or 8 steps taken by the revolutionaries in France. अब सॉवरेंटी तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सॉवरेंटी को संप्रभुता हिंदी में कहते हैं, और ये वहाँ के गवर्नमेंट के पास जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर है उसको रेफर करता है। तो फ्रांस में क्या हुआ कि ये सॉवरेंटी शिफ्ट कर गया नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली वहाँ का सॉवरेन पावर हो गया, सॉवरेन डिसीजन मेकिंग बॉडी हो गया। पहले ये नेशनल असेंबली बनने के पहले फ्रांस में 9th में आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे एब्सोल्यूट रूल था, लुइस 16 था, और कैसे वहाँ पर लुइस 16 रूल करता था, और कैसे स्टेट्स जनरल असेंबली वहाँ पर स्टेट्स जनरल असेंबली जो तीनों स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता था, उसका मीटिंग बुलाकर इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाता था, जिसमें टैक्सेशन का डिसीजन इम्पोर्टेंट था। ये स्टेट्स जनरल असेंबली अब जो है कन्वर्ट हो गया नेशनल असेंबली में, सॉवरेंटी आ गया नेशनल असेंबली के पास। यही नेशनल असेंबली फ्यूचर में वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनावेगा, और वहाँ पे फिर नए टाइप से रूल होगा। जो रूल वहाँ पर आया आप लोग को पता है, 9th में पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया। हम यहाँ पे हम ब्रीफली बता दें, डेमोक्रेसी 2 टाइप का, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और एक रिपब्लिक। चूँकि रिपब्लिक टर्म इसमें आएगा या इम्पोर्टेंट चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब मोनार्क होगा मतलब हेड ऑफ स्टेट जो है वो हेरिडिटरी होगा, लेकिन उस मोनार्क को कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना पड़ेगा। उस मोनार्क को, उस राजा को वहाँ के संविधान के हिसाब से काम करना पड़ेगा। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक बना, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। इसका मतलब यहाँ ये हुआ, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड हो गया। तो इंडिया रिपब्लिक है, इंडिया डेमोक्रेसी है, बात सही है, लेकिन इंडिया रिपब्लिक इसीलिए है कि यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रेफर करता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेंटी हो गया। उसके साथ साथ वहाँ पे जो रिवोल्यूशनरीज थे वो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस लाए, बहुत सारे मेजर्स स्टेप्स लिया गया, बहुत सारे प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया गया। इसमें मैं 7 हेड में इसको डाला हूँ, अब मैं समझाते जा रहा हूँ। इसमें ला पैट्री एंड ली सिटॉयन। अब फ्रांस को फादरलैंड कह रहे हैं। ला पैट्री का मतलब हुआ फादरलैंड, और ली सिटॉयन का मतलब हो गया सिटीजन। तो फ्रांस इज ए फादरलैंड एंड पीपल ऑफ फ्रांस आर नाउ सिटीजन्स, दे आर नॉट सब्जेक्ट्स। सिटीजन और सब्जेक्ट्स में अंतर होता है। सिटीजन मतलब प्रजा मतलब उसका कोई राइट्स नहीं है, और जब हम कहते हैं सिटीजन तो इसका मतलब होता है ऐसे लोग जिनका राइट्स है। उसके बाद फ्रांस ने एक नया फ्लैग अडॉप्ट किया। ये भारत के जैसा ही ट्राई कलर है। नंबर 3, न्यू हाइम्स कहते हैं मंत्रा उसको। वेद में क्या है तो हाइम्स, सॉन्ग, शॉर्ट। ओज, कस्में, कैमोमरेशन मतलब किसी चीज़ का जश्न मनाना। ऑफ मार्टियर्स,
मार्टर्स मतलब जो शहीद हुए, तो शहीदों का जश्न मनाना, कस्में खाना, नए राष्ट्रीय गीत बनाना, मंत्र बनाना, सॉन्ग बनाना, ये सब नेशन के नाम से लिया जाने लगा, इन द नेम ऑफ नेशन। ये चेंज हुआ। फिर चौथा चेंज जो ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, लेकिन किताब में आपके अलग से भी चर्चा है, यहाँ पर चर्चा है, नेशनल असेंबली बना। उसके बाद वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वहाँ जो पहले से लॉ का सिस्टम था, वहाँ पर पहले से जो वेट्स एंड मेजर्स था, माप तौल की जो इकाई थी, उस तीनों में ये चेंज लाया है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वो सेंट्रलाइज कर दिया, केंद्रीकृत कर दिया, एक ही जैसा एडमिनिस्ट्रेशन पूरे फ्रांस में, एक ही लॉ पूरे फ्रांस में, और एक ही प्रणाली माप तौल की पूरे फ्रांस में। ये नंबर 5 में हमने दो बात को इंक्लूड किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। 3 बात को एक्चुअली हमने इंक्लूड किया है, एंड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर। संख्या 7-8 कुछ भी हो सकता है, 5 तो है, आपको डेफिनेटली याद रखना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी था, कस्टम कहते हैं सीमा शुल्क को, कस्टम ड्यूटी मतलब सीमा शुल्क। एक एरिया से दूसरे एरिया में गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है या जा रहा है तो उस पर टैक्स लगा देना, इसको ख़त्म किया। इससे डेवलपमेंट रुकता है, इकोनॉमी बैकवर्ड होता है। और फाइनली फ्रेंच भाषा जैसा पेरिस में बोला जाता था, उसको कॉमन लैंग्वेज बना लिया गया। तो विथ दीज बेसिकली 2 थिंग्स, ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेंटी फ्रॉम States General Assembly to a body of French citizens, to a body of French people, बेसिकली मिडिल क्लास। ये जो फ्रेंच पीपल है मिडिल क्लास, एक ये दूसरा स्टेप्स टेकन बाय रिवॉल्यूशनरी, ये हो गया। दिस इज़ व्हाट देयर इज़ इन योर बुक, यही आपको समझना है। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई, वेरी सिंपल। उसके बाद ये फ्रांस से कैसे ये कंसेप्ट आइडिया नेशनलिज्म का और नेशन स्टेट का फ्रांस के जो पड़ोसी देश थे, नेबरिंग स्टेट में कैसे पहुँचा, इसको ब्रॉडली 4 पॉइंट में किताब में दिया गया है, मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक तो फ्रांस का मानना था, या फ्रांस के लोगों का मानना था कि उसका ये मिशन है, डेस्टिनी है, नियति है, समथिंग दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड बाय फेट। डेस्टिनी, मिशन, समथिंग यू आर सपोज टू डू एट एनी कॉस्ट। तो उन लोग मानते थे कि फ्रेंच पीपल का ये मिशन है, डेस्टिनी है कि वंस दे हैव बिकम अ नेशन स्टेट, द आइडिया शुड स्प्रेड टू अदर एरियाज ऑफ यूरोप एंड द पीपल लिविंग देयर शुड बी लिबरेटेड फ्रॉम देयर डिस्पॉट्स। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जैकोबिन क्लब्स। जैकोबिन क्लब्स के बारे में आप लोग 9th में पढ़े हैं। ये वहाँ पर बहुत बड़ा चेंज लाने का एक टूल था, पॉलिटिकल क्लब था जो रॉबेस्पियर कंट्रोल करता था, और जिसके मेंबर्स जो है, जो समाज के सबसे गरीब लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे, वो हुआ करते थे। तो फ्रांस में जब ये जैकोबिन क्लब्स इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, तो फ्रांस के जैसा ही दूसरे देशों में भी स्टूडेंट्स वहाँ और दूसरे जो इम्पोर्टेंट पीपल थे,
वो वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए। एक्चुअली दिस इज थर्ड पॉइंट, ये तीसरी बात, द रिवॉल्यूशनरी वॉर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत कन्फ्यूजन है, 9th में भी दिया हुआ था। रिवॉल्यूशनरी वॉर का मतलब ये हुआ, जो वॉर 1790s में फ्रांस लड़ा। किससे लड़ा? तो अपने पड़ोसी देशों के साथ लड़ा। क्यों लड़ा? तो फ्रांस में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था, जो चेंजेस आ गया था, उस चेंजेस को इंटैक्ट रखना। अब चेंजेस फ्रांस में जो आया उसके अगेंस्ट में जो कंजर्वेटिव्स थे, जो चर्च था, जो रूलर्स था, जो किंग था, जो लैंडलॉर्ड्स था, वो तो उसके अगेंस्ट में थे एंड दे वर कंस्पायरिंग टू डिफीट रिवॉल्यूशन, मतलब जो चेंजेस है उसको ख़त्म करने में। ऐसा ही फ्रांस के अलावा दूसरे देश के राजा भी यही सोचते थे, वहाँ का कंजर्वेटिव्स भी वही सोचता था, वहाँ का एरिस्टोक्रेट्स भी यही सोचता था, वहाँ के अपर क्लास पीपल भी यही सोचते थे, वहाँ का जमींदार भी यही सोचता था। तो इसके पहले, एंड एक्चुअली दे वर कंस्पायरिंग टू अटैक फ्रांस, इसके पहले वो अटैक कर देता, ये प्रीएम्प्टिव ये अटैक था रिवॉल्यूशन को बचाने के लिए और रिवॉल्यूशन को फर्दर और रेडिकल बनाने के लिए और कुछ चेंज लाने के लिए फ्रांस में। जो नेक्स्ट क्लास होगा, क्लास 3, उसमें यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है उस टर्म को हम डिफाइन कर देंगे। और यहाँ पर चौथा पॉइंट है द इंट्रोडक्शन ऑफ नेपोलियनिक रिफॉर्म्स। नेपोलियन वहाँ पर लास्ट में हम लोग 9th में ही देखे थे कैसे, अब हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। फ्रांस पहले बना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तब बना रिपब्लिक, और चेंजेस ऐसा हुआ कि अंत में जाते जाते ये मोनार्की हो गया। इसकी कहानी आप पढ़ें। मोनार्की के पहले ओलिगार्की था। ओलिगार्की ग्रुप ऑफ पीपल जब रूल करते हैं उसको कहते हैं। ये डायरेक्टरी का पीरियड है, आपको 9th में याद होगा, और तब मोनार्की था। यही मोनार्क जो है वहाँ पर नेपोलियन बना। क्यों बना, कैसे बना, ये 9th की बात। जब नेपोलियन आया तो he was a dictator, that is true. He was an emperor, that is true. But still, he modernized France. He introduced certain very basic changes which finally made France a nation state. अब क्या वो बेसिक चेंजेस है I have talked about, उसको हम लोग कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। कोड का मतलब होता है संहिता। संहिता मतलब कलेक्शन ऑफ रिटन रूल्स। उसमें उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अलावा भी बहुत होगा चेंजेस लाया। पहला उसने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को रैशनलाइज किया, एफिशिएंट बनाया। दूसरा उसने क्या किया, जो वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम था उसको ख़त्म किया, साफडम को ख़त्म किया। जो मैन्यूरियल ड्यूज था वो जो पहले लिया जाता था उसको ख़त्म किया। मैनर कहते हैं फार्म लैंड। जो लैंडलॉर्ड था उसका एक फार्म लैंड हुआ करता था, वहाँ पे जो पीजेंट्स थे
उनको सर्फ हुआ करते थे, वो काम करते थे अपने लैंडलॉर्ड के लिए। तीसरा, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है गिल्ड, हम इसको डिफाइन कर देंगे अगली क्लास में। ये गिल्ड को हिंदी में कहते हैं श्रेणी। एक टाउन में हुआ करता था। कौन थे ये, क्या था ये? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक संगठन था, एक एसोसिएशन था। किसका एसोसिएशन था? तो ये कारीगरों का, आर्टिसंस का, क्राफ्ट्समैन का। और ये जो आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन थे वो टाउन के एक खास एरिया में रहते थे। उस काम को करने वाला उन्हीं के ग्रुप का, उन्हीं के परिवार का, उन्हीं के पीढ़ी का लोग हुआ करता था। बाहर से उसमें एंट्री नहीं होती थी। अगर कोई एक ट्रेड कर रहा है, कोई प्रोफेशन कर रहा है, जैसे गोल्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, पोटर है, ये अगर कुछ कारपेंटर है, ये अगर कुछ काम कर रहा है तो वो काम शहर के एक खास जगह पे होगा, लोकलाइज्ड होगा, वो स्पेशलाइज्ड होगा, लोकलाइज्ड होगा और बेस्ड ऑन हेरिडिटरी प्रिंसिपल। हमारे यहाँ का जो जाति है या सब कास्ट है, उसी के जैसा ये वहाँ पर एक संस्था बड़ा, शुरू में तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, बाद में ये मॉडर्नाइजेशन को, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बाधित कर रहा था। तो नेपोलियन ने उसको ख़त्म कर दिया। देखते हैं कितना बेसिक चेंजेस लाइफ में ला रहा नेपोलियन, इसके बावजूद कि वो राजा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर दिया। फिर वेट्स एंड मेजर को स्टैंडर्डाइज कर दिया, मानकीकरण कर दिया। ऐसा नहीं कि एक जगह 1 किलो का मतलब कुछ और है, दूसरी जगह 1 किलो का मतलब कुछ और है। यूनिट्स का डिफिनेशन उसको डिफाइन कर दिया और फाइनली कॉमन करेंसी ला दिया। तो जो देश में एक करेंसी हो, एक वेट्स एंड मेजर हो, पूरे देश में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ओपन टू ऑल हो जाए, ओपन टू ऑल एरियाज़ हो जाए, जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम नहीं हो, पीजेंट्स फ्री हो जाए, फ्यूडल ऑपरेशन ख़त्म हो जाए, फ्यूडल एनार्की ख़त्म हो जाए और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रैशनलाइज हो जाए। रैशनलाइज करने का मतलब कि जो होना चाहिए रीजनेबली वो हो जाए। तो ये अपने यहाँ तो ये इंट्रोड्यूस किया ही था या हुआ ही था फ्रांस में। इसको वो जब दूसरे देशों को वो जो जीता, ऑक्युपाई किया, वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस इंट्रोडक्शन का जो कंट्री था उसको भी फ़ायदा हुआ, यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हुआ। क्या फ़ायदा हुआ और नुकसान भी हुआ। तो शुरू में इनको एज ए मॉडर्नाइजर और लिबरेटर लोगों ने आउटसाइड फ्रांस, ऑक्युपाइड फ्रांस, वहाँ के लोगों ने इसको वेलकम किया। दे फेल्ट हैप्पी एंड लिबरेटेड। इसीलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव, गुड, प्लस प्लस का साइन दे दिया है, हैप्पी एंड लिबरेटेड। लेकिन काफ़ी दिन ये जब इंट्रोड्यूस हो गया तो इन लोगों को लगा कि जो एडवांटेज है उससे ज़्यादा खतरनाक डिसएडवांटेज है। बाद में लगा, चेंजेस तो हो गया, चेंजेस को अडॉप्ट भी कर लिए, लेकिन नाउ दे वर नॉट रेडी फॉर। 4 पॉइंट दिया हुआ है किताब में। लोगों को क्या लगा? बैड, नेगेटिव, हॉस्टिलिटी, आक्रामकता, उनका एटीट्यूड हॉस्टाइल हो गया, अगेंस्ट नेपोलियन हो गया, अगेंस्ट फ्रेंच ऑक्यूपेशन हो गया। बाकी लोग तो अगेंस्ट थे ही,
जहाँ पर शुरू में इसको वेलकम किया गया वहाँ भी लोग अगेंस्ट हो गए 4 वजह की वजह से. दे फेल्ट दैट दे हैव लॉस्ट फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम उनकी नहीं रही नेचुरली. अब सरकार इतना काम कर रहा है तो टैक्स लगा दिया, इंक्रीज टैक्सेशन. अब सरकार काम करेगा कि आपकी शिकायत सुनेगा? सेंसरशिप समाचार पत्रों में या और भी दूसरे जो माध्यम थे अभिव्यक्ति की, उस पर प्रतिबंध. सेंसरशिप का मतलब ये हुआ. और फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, कंस्क्रिप्शन एक वर्ड है, हो सकता है ये वर्ड आपके लिए नया हो, 9th में उसे हम लोग पढ़े हैं. इसको अनिवार्य सैनिक सेवा कहते हैं, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस. इट इज कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस. लोगों को अनिवार्य रूप से सेना में अपनी सेवा देनी पड़ती थी. तो ये आज का क्लास है, यहीं इसको ख़त्म कर रहे हैं. कुछ और बातें करनी होगी तो हम लोग फिर अगली क्लास में उसको कर लेंगे. वैसे आई हैव कवर्ड द चैप्टर and in the class 3 we will be moving after the things which I feel I have left, covering those minor points, definitions, terms. I will move to the class 3 and take up the topic 2 of my study plan. The age of revolution is one topic, and before that the making of nationalism in Europe. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. This is, I end here. Thank you very much. If you find any problem in my oration, you can suggest. I will make changes accordingly. Good luck. Thank you very much. Screenshot. Time. One thing very important, I must let you know that the written material or the notes which I have prepared and which cover the entire chapter, entire aspects, good quality of notes, I will be through WhatsApp group, if those who are interested, will be providing to them. If you feel like having those notes, you can join my WhatsApp group. Further, I will discuss in next class. Thank you.